तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल अपडेट में, जहां करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। और यह करंट अफेयर्स 19 सितंबर से 25 सितंबर के बीच जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं, आइए बिना देरी किए उसको देखते हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ, जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लॉन्च किया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: IRCTC, क्रिस, CTRC, रेस। आपको बताना है कि इनमें से किसके द्वारा पहला स्वदेशी क्रूज लॉन्च किया गया है। तो आपके उत्तर इस प्रकार हैं: IRCTC। IRCTC ने यह योजना लॉन्च किया है, तो इसका उत्तर IRCTC होने वाली है। आइए जानते हैं कुछ इसके बारे में। IRCTC ने मेजर्स वाटरवेज लीजर टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित कॉर्डेलिया क्रूज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो जनता के लिए पर्यटन सेवाओं के तहत एक अविश्वसनीय लग्जरी यात्रा पेश किए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है हाल ही में की गई ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सर्वे में भारत की रैंकिंग क्या रही। 42, 44, 46, 48। तो यह रैंकिंग 46 रही। और जानते हैं कुछ इसके बारे में। यह विश्व भर में नवाचार की उपलब्धियां की गणना करके सूचित किया जाता है। इसमें पहला स्थान स्विट्जरलैंड एवं दूसरा स्थान स्वीडन, तीसरा स्थान USA एवं भारत का 46वां स्थान रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण, जो 20 सितंबर से 22 सितंबर तक निर्धारित था, भारत के साथ किस देश ने भाग लिया। श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, इंडोनेशिया। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के साथ यह समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण लॉन्च किया गया। यह अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसमें शिवालिक और कदमत जहाज़ों ने भाग लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो हैं कौन अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बन गई हैं। ऑप्शन देखते हैं: भावना दहाड़िया, मालवत पूर्ण, संतोष यादव, गीता समोता। तो आपका उत्तर होने वाला है गीता समोता। गीता समोता ने यह कारनामा कर दिखाई है। जानते हैं कुछ इसके बारे में। CISF सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने रूस स्थित माउंट एलब्रस, जो कि 5642 मीटर ऊंचे हैं, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, एवं तंजानिया स्थित किलिमंजारो, जो 5895 मीटर की चोटी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने में कामयाब रही। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल के लिए जीत हासिल कर लिया है। तो जस्टिन ट्रूडो कहाँ के हैं जो अपना तीसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए जीत हासिल की। देखते हैं उसको। कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो। जानते हैं इसके बारे में कुछ। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के लिबरल पार्टी से हैं। कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन से पार्टी से हैं, तो यह हमेशा ध्यान रखेंगे आप, यह लिबरल पार्टी से हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड के पित्तौरागढ़ में 20 सितंबर से शुरू हुए सेना अभ्यास सूर्य किरण 15वां में भारत के साथ कौन देश शामिल है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका उत्तर होने वाला है नेपाल। आइए इसके कुछ तथ्य जानते हैं। 2019 में अभ्यास सूर्य किरण का पिछला संस्करण नेपाल में आयोजित किया गया था। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाओं पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के हथियारों, उपकरणों, राजनीतिक तकनीकों और उग्रवाद विरोधी वातावरण में संचालन की प्रक्रिया से खुद को परिचित करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में शीर्ष पर रहा। पंजाब, बेंगलुरु, केरल, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होने वाला है बेंगलुरु। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में बेंगलुरु 3 स्थान ऊपर आकर 23वें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट में कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली सबसे ऊपर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस योजना की वर्षगांठ को आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 23 सितंबर 2021 को तीसरे वर्ष के उपलक्ष्य में जिसे आरोग्य मंथन 3.0 के रूप में मनाया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई का समर्थन करने के लिए वॉलमार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर होने वाला है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने वॉलमार्ट के साथ एक समझौता किया है। 22 सितंबर को वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग एमएसएमई के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस शहर को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? कुआलालंपुर, पेरिस, ओकरा, कोई नहीं। ओकरा जो कि घाना में है। यूनेस्को के महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने सलाहकार समिति के मूल्यांकन के बाद विश्व पुस्तक राजधानी ओकरा जो घाना में है को 2023 के लिए यूनेस्को की विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी का कितने प्रतिशत तक अनुमान लगाया है? 10%, 11%, 9%, 12%। तो इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। 10%। एडीबी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को संशोधित कर 10% कर दिया है, जो पहले 11% थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में नितिन गडकरी ने यह घोषणा किया कि जल्द ही भारत की पहली ई हाईवे शुरू होने वाली है। यह कहाँ शुरू होगी? तो इसका उत्तर देखते हैं। दिल्ली जयपुर, दिल्ली कोलकाता, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसमें दोनों होने वाली है इसका उत्तर। जानते हैं इस बारे में कुछ तथ्य। ई राजमार्ग वह राजमार्ग होते हैं जिन पर यात्रा करने वाले वाहनों की बैटरी को रिचार्ज करने की सुविधा होती है। ऐसे राजमार्ग 2018 में पहली बार स्वीडन में बनाया गया था। तो ये भी स्मरण रखना है कि ऐसे राजमार्ग स्वीडन में पहली बार बनाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे को मार्च 2023 में अनावरण किया जाए। यह एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 1000 किलोमीटर, 860 किलोमीटर, 1380 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर। इसका उत्तर होने वाली है 1380 किलोमीटर। इस एक्सप्रेसवे की लागत 98,000 करोड़ होने वाली है एवं 1380 किलोमीटर के 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनाया जा रहा है, जिसकी लागत आप याद रखेंगे 98,000 करोड़ रुपये एवं लंबाई जो दूरी होगी उनकी 1380 किलोमीटर। चलते हैं बिना देरी किए अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विकसित की गई सुपर हाइड्रोफोबिक कपास निम्नलिखित में से किस मुद्दे को हल करने में मदद करेगा? आपके ऑप्शन हैं जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जल निकायों में तेल रिसाव, मिट्टी प्रदूषण। तो इसका उत्तर होने वाली है जल निकायों में तेल रिसाव। जानते हैं इस बारे में कुछ? आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के साथ सुपर हाइड्रोफोबिक कॉटन कंपोजिट विकसित किया है, जो निकट भविष्य में समुद्र तेल रिसाव को साफ करने में सक्षम है। मतलब समुद्र में जब कभी भी एक्सीडेंट के कारण तेल रिसाव हो जाती है तो उनको सोखने में मदद करने वाली है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? आकाश, अग्नि 5, त्रिशूल, नाग 3। तो इसका उत्तर होने वाला है अग्नि 5। अग्नि 5 के बारे में कुछ जानते हैं? अग्नि 5 एक 3 चरणों वाले ठोस ईंधन वाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जो पिछली अग्नि श्रृंखला मिसाइलों की तुलना में बेहतर सटीकता और कम लॉन्च के साथ है, जिसकी परिचालन सीमा 5000 किलोमीटर से अधिक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 के अनुसार गणना में भारत कौन से स्थान पर है? 15वें, 23वें, 33वें, 42वें। तो इसका उत्तर होने वाली है 33वें। 110 देशों में जीवन की डिजिटल गुणवत्ता पर एक वैश्विक सूचकांक के अनुसार भारत ई गवर्नमेंट पर 33वें और इंटरनेट एफोर्डेबिलिटी पर 47वें स्थान पर है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2021 को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी सर्फशार्क द्वारा लॉन्च किया गया है। डेनमार्क लगातार दूसरे वर्ष सूचकांक में सबसे ऊपर है। उसके बाद दक्षिण कोरिया,
एवं तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुएगो ज्वालामुखी 23 सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट चरण शुरू हुआ। यह किस देश में स्थित है? इक्वाडोर, मैक्सिको, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला। तो ये ग्वाटेमाला में स्थित है। जानते हैं कुछ। ग्वाटेमाला की फ्यूगो ज्वालामुखी में सितंबर 2021 को एक जोरदार विस्फोट चरण शुरू हुआ जो 3.7 किलोमीटर ऊंचा ग्वाटेमाला के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। यह जून 2018 के बाद से सबसे मजबूत है। चलते अगले प्रश्न। हाल ही में सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? आपके ऑप्शन हैं अमित शाह, नरेंद्र मोदी, अनुराग ठाकुर, जॉन बिरला। तो यह शिखर सम्मेलन अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया है। जानते हैं इसके बारे में कुछ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 24 सितंबर 2021 को सूचना और लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के तर्ज पर न्यूयॉर्क में फ्रांस के महावाणिज्य दूतावास में आयोजित किया गया है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र जो तेज होकर निम्न में से किस चक्रवात में बदल गया? चक्रवात गुलाब, चक्रवात निसर्ग, चक्रवात अम्फान, चक्रवात यास। आपके उत्तर हैं चक्रवात गुलाब। यह चक्रवात गोपालपुर से लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ताकते और यास के बाद यह 2021 का तीसरा चक्रवात है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने कारगिल के हमटिंगला में दुनिया का सबसे ऊंचे रेडियो स्टेशन पर हवाई पावर ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया? अनुराग ठाकुर, गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो जानते हैं इसके बारे में। इसका उत्तर होने वाला है अनुराग ठाकुर। ऑल इंडिया रेडियो FM रेडियो स्टेशन और दूरदर्शन के 10 किलोवाट ट्रांसमीटर 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है एवं यह विशेष रूप से कारगिल और बटालिक सेक्टर में संचरण और पहुंच में सुधार करेंगे। तो ये थी 20 प्रश्न। अब चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन की तरफ। जो राज्य में नए नए घटनाएं जो कुछ नया घटे हैं उनके बारे में जानते हैं। अब सबसे पहला राज्य आती है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सुधारवादी नेता EV रामास्वामी पेरियार की जयंती को 17 सितंबर के रूप में सामाजिक न्याय दिवस मनाने की घोषणा की है। The Tamil Nadu government has been declared as Social Justice Day on 17th September on the birth anniversary of reformist leader EV रामास्वामी पेरियार। दूसरे राज्य की तरफ बढ़ते हैं जो सिक्किम से आती है। सिक्किम सरकार ने कपूर महसीर को स्थानीय रूप से किटली नाम से राज्य की मछली घोषित किया है। यानी कि राज्य की मछली जो होता है, जो लोकल नाम है केटली, उनको राज्य की मछली घोषित किया गया है। केटली मछली के महत्व को उजागर करने और संरक्षण उपायों पर जोर देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं जो है पंजाब। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री चुना गया है। वह चमकौर साहिब विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं एवं वह पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री बनेंगे। अगला राज्य आता है नागालैंड। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने 24 सितंबर को कोहिमा नागालैंड में सामाजिक और जल संरक्षण निदेशालय में राज्य मृदा परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया जो 371.70 लाख रुपये की लागत से बनेंगे। तो ये थी राज्य की खबरें। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ विदेशों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ नई अपडेट्स। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 2 जुड़वां बहनों जिनकी 107 बरस उम्र हो रही है को दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित समान जुड़वां के रूप में प्रमाणित किया है। उमेनो सुमियाना और कौमे कोदामा हैं। तो ज़्यादा कुछ है नहीं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ जो हैं कुछ नियुक्तियां जो हुए हैं एवं सेवानिवृत्ति। तो पंकज त्रिपाठी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक ने 2 वर्ष के लिए अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है जिसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी एवं इसकी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है और इनके CEO ऋषि गुप्ता हैं। विवेक राम चौधरी, केंद्र सरकार ने वाइस चीफ एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया है। वर्तमान प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया 30 सितंबर को सेवानिवृत्त होंगे। RKS भदौरिया की जगह लेंगे विवेक राम चौधरी। अगला देखते हैं कैलाश सत्यार्थी, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता
कैलाश सत्यार्थी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक सतत विकास लक्ष्य जिसको एसडीजी के अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। अगला देखते हैं बीरेंद्र सिंह पठानिया के बारे में। रक्षा मंत्रालय ने बीरेंद्र सिंह पठानिया को दिल्ली में भारतीय तट रक्षक मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह 30 सितंबर से कार्यभार संभालेंगे। तो ये थी नियुक्ति। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, कुछ देखते हैं पुस्तक और लेखक के बारे में। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, जिसके लेखक कावेरी बमजई हैं। यह पुस्तक 3 खानों शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के बारे में है, जो इनके करियर को गणतंत्र इतिहास में सबसे कठिन समय के साथ जोड़ा है। शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया, लेखक डॉक्टर प्रभलीन सिंह। यह पुस्तक सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में विमोचन किया गया है, जिसमें सिखों के 100 प्रेरणादायक और प्रेरक सफल कहानियां लिखी गई हैं। और बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, और अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिनांक। 21 सितंबर विश्व अल्जाइमर दिवस, जिनका थीम है मनोभ्रंश को जाने, अल्जाइमर को जाने। यह एक प्रगतिशील बीमारी है जिसमें मनुष्य की स्मृति हानि हो जाती है और स्पष्ट रूप से सोचना मुश्किल या लगभग असंभव हो जाता है। यह 1994 से मनाया जा रहा है। 21 सितंबर को ही देखते हैं अगला अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है एक न्याय संगत और सतत विकास के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। इनकी स्थापना 1981 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। 2 दशकों बाद यानी 2021 में महासचिव ने सर्वसम्मति से इस दिन को अहिंसा और संघर्ष विराम की अवधि के रूप में करने के लिए मतदान किया। 22 सितंबर विश्व राइनो दिवस। यह पहली बार 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा घोषित किया गया था और 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो विनर्स एंड अवार्डी के बारे में कुछ अपडेट जानते हैं। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021, भारत के पंकज अडवाणी ने दोहा में चल रहे एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप में ईरानी आमिर सरगोश को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने लगातार दूसरी बार जीता है। फैरोज फैजा बिदर, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश की फैरोज फैजा को उनके अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के काम के लिए 2021 के चेंज मेकर अवार्ड के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करता है जिसे व्यक्तिगत अनुभव या नेतृत्व की स्थिति का उपयोग करके परिवर्तन को प्रेरित करता है। अगला देखते हैं, नॉर्वे चेस ओपन 2021, भारत के डी मुकेश नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता। बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड, कपिल पठारे को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिजनेस एक्सीलेंस एंड नेशनल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, डेथ देखते हैं। मनोरमा महापात्रो, प्रख्यात उड़िया साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार और देश समय की पूर्व संपादक मनोरमा महापात्रो का निधन हो गया। वे 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1988 में सोवियत नेहरू पुरस्कार, 1990 में क्रिटिक्स सर्कल ऑफ इंडिया पुरस्कार, 1991 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर सम्मान से सम्मानित थी। तनु पद्मनाभम, प्रख्यात सैद्धांतिक, भौतिकवादी, विज्ञानी और ब्रह्मांड विज्ञानी प्रोफेसर तनु पद्मनाभम का निधन हो गया। वे इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA में प्रोफेसर थे। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण, क्वांटम गुरुत्व संरचना और ब्रह्मांड के गठन के क्षेत्रों में अकल्पनीय योगदान के साथ 300 से अधिक शोध पत्र व किताबें लिखे थे। कमला भसीन, नारीवादी कार्यकर्ता और लेखिका कमला भसीन का निधन हो गया। वह 1970 के दशक से भारत के साथ साथ अन्य दक्षिण एशियाई देशों में महिला आंदोलन में एक प्रमुख कार्यकर्ता थीं। अब बढ़ते हैं वृत्त की तरफ, जो हमारे अंतिम सेक्शन होने वाली है। तमिलनाडु के कोवलम और पुदुचेरी के ईडन को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया गया है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन विश्व स्तर पर
मान्यता प्राप्त इको लेवल है, जिसको 33 कड़े मानदंडों से गुजरना पड़ता है, जिसमें पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, स्नान के पानी की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन, संरक्षा और समुद्र के तटों में सुरक्षा और सेवाओं को बरकरार रखने के लिए दिया जाता है। तो ये थी इस सप्ताह की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए पेशकश के साथ।